स्वागत है मेरे सभी दोस्तों का हमारी आज की इस वीडियो में। तो कैसे हो तुम सब? ठीक हो? पता है सब बहुत अच्छे हो। आज हम क्या करेंगे, वेक्टर्स हमने करे हैं अभी तक। वेक्टर्स के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और इसकी यूनिट 2 सिलेबस में जो हमारी यूनिट 2 है, अब हम उसको शुरू करेंगे। यूनिट 2 जो है हमारी, वो हमारी शुरू होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से शुरुआत करेंगे, फिर न्यूटन्स लॉ में जाएंगे और उसके बाद डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम यूनिट 2 में करेंगे। तो यूनिट 2 में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन ऐसा यहाँ की आरती में बोला जाता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले FOR, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में FOR लिखूंगा, ठीक है, ताकि बार बार इतनी बड़ी स्पेलिंग ना लिखना पड़े। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, कोई भी हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है, कोई भी हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है। ऑब्जर्वर हमारा कोई आदमी है, हो सकता है कोई लड़की हो सकती है सुंदर वाली, ठीक है। तो मान लो ये हमारा ऑब्जर्वर है, दुखी दुखी सा रहता है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो इसके साथ जो फ्रेम अटैच्ड होगा, इसके साथ जो फ्रेम अटैच्ड होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ का मोशन देखने के लिए, किसी भी चीज़ की स्टेट पता लगाने के लिए हमको कुछ ना कुछ रेफरेंस मानना पड़ता है। ठीक है, किसी भी चीज़ की स्टेट पता लगाने के लिए हमें कुछ ना कुछ रेफरेंस मानना पड़ता है। रेफरेंस हिंदी में अर्थ होता है, रेफरेंस का संदर्भ मानना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ से देखा, ठीक है, अगर मैं ये कोई पोल है, खंबा है, ठीक है, इसको मैं रेफरेंस मान लूँ और अब इसको देखूँ, ये तो यहाँ पे रुका हुआ है ना, ये यहाँ पे रुका हुआ है, तो ये जो दुखी हमारा, ये जो दुखी आदमी है, इंसान है, ये इसके रेफरेंस में, इसके रिस्पेक्ट में, या जैसा यहाँ से देखा जा रहा है ये रेस्ट में है। अब इस मार्कर को देखो, इस पोल के रेस्पेक्ट में ये मार्कर अभी यहाँ पे, अभी तो ये मार्कर रेस्ट में, पर जैसे मैं इसको इधर उधर ले जा रहा हूँ तो ये मार्केट नहीं, ये मार्कर मोशन में आ रहा है इस पोल के रेफरेंस में। ठीक है, तो किसी भी चीज की स्टेट को पता लगाने के लिए हमें कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। ठीक है, तो वहीं से हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट भी शुरू होता है। ठीक है, अगर ये ऑब्जर्वर है कोई, ठीक है, और इस ऑब्जर्वर के साथ कोई फ्रेम अटैच्ड है मान लो, ठीक है, ये फ्रेम इसी के साथ है, जहां ये ऑब्जर्वर जाएगा वो फ्रेम इसी के साथ है, यानी कि वो ऑब्जर्वर जब अपने फ्रेम से देख रहा है, यानी उस ऑब्जर्वर को ही तुम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लो। ठीक है, अब इसके सामने ये पोल है, ठीक है, इसके सामने पोल नहीं, चलो बस है, कार है, जो भी है, ठीक है, जीप लग रही है, ये कमांडर, ठीक है। तो अब देखो, अभी ये खड़ी है यहाँ पे, तो अभी ये भी खड़ा है, ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है, और ये कार को देखो तुम, या जीप को देखो, ये अभी यहाँ पर खड़ी है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर ने इसको देखा, ऑब्जर्वर ने अपने फ्रेम से देखा, तो ये अभी रेस्ट में है। ठीक है, मान लो ये चलने लगी, ये धीरे धीरे करके कार आगे बढ़ती जा रही है, कार आगे बढ़ती जा रही है, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्वर को दिखेगा कि इस कार की क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही है। पहले तो इसकी स्टेट चेंज हुई, ठीक है, इस फ्रेम के रेफरेंस में अब ये मोशन में आ गया है, अब ये गाड़ी जो है ये मोशन में आ गई है। तो इसका क्या क्या चेंज हुआ, पहले तो देखो, पहले यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी रही होगी, फिर ये थोड़ा आगे आई, ये कार यहाँ पर आई कार, फिर ये कार यहाँ पर आई। तो सबसे पहली चीज़ जो चेंज हो रही है वो है डिस्टेंस। ठीक है, पहले वो 5 मीटर दूर था ये गाड़ी, फिर वो 10 मीटर दूर हुई, फिर वो 15 मीटर दूर हुई, ठीक है, या 20-25, ठीक है, 50 हो गई। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो चेंज हो रही है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस का हो या डिस्प्लेसमेंट का हो। ठीक है, इसकी पोजीशन, ये कहाँ पर, पहले इसकी पोजीशन ये थी, फिर इसकी पोजीशन ये थी, फिर उसकी पोजीशन ये हुई। ठीक है, पोजीशन चेंज हो रही है, डिस्टेंस चेंज हो रही है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी बदल रही है, पहले ये रेस्ट में था, फिर इसकी वेलोसिटी, फिर ये कुछ वेलोसिटी से मूव करने लगा, है ना, फिर ये कुछ वेलोसिटी से मूव करने लगा।
ठीक है, पहले वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड आई होगी, फिर 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर ये पूरे रास्ते भर 1 मीटर पर सेकंड से चला तो इसकी वेलोसिटी 0 से तो 1 हुई ना, तो मतलब इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, क्योंकि पहले 0 थी फिर 1 हो गई। अब अगर ये वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पहले 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, या जिसे हम त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन भी कहते हैं, तो इसका एक्सेलरेशन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के संदर्भ में बदल रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इसकी ये सारी चीजें बदल रही हैं। क्या क्या? पोजीशन, ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहो, फिर वेलोसिटी कहो, फिर एक्सेलरेशन कहो, ठीक है। और इसकी स्टेट भी बदली फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। पहले ये रेस्ट में था और फिर ये मोशन में आ गया, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम ये समझ लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, या हम कह सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा कोई ऑब्जर्वर हो सकता है जिसके साथ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट नहीं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड है, जिससे हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट का क्या क्या पैरामीटर्स ऑब्जेक्ट के चेंज हो रहे हैं। जैसे कि पहले उसका डिस्टेंस बदला, पोजीशन बदली, डिस्टेंस बदला, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कुछ कुछ आया फ्रेम ऑफ रेफरेंस का आइडिया, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप्स हम देखेंगे फिर इसमें, ठीक। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमने बोला, इसको लिख लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड टू ए या टू एन observer with reference to या with respect to which we can determine, क्या क्या निर्धारित कर सकते हैं हम? It's सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसकी स्टेट का भी हमें पता लग जाता है कि स्टेट चेंज हो गई है, ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो कि जुड़ा हुआ है किसी ऑब्जर्वर से, जिससे हम निर्धारित कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है, कितना उसका वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, क्या वो एक्सेलरेशन कर रहा है, और उसकी स्थिति बदली है कि नहीं, यानी वो रेस्ट में था तो अभी भी रेस्ट में है कि नहीं, और मोशन में था तो अभी भी मोशन में है कि नहीं, ठीक है। या वो रेस्ट से मोशन में आया है या वो मोशन से रेस्ट में आ गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमको बताता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमको क्या नहीं बताता है, या किस चीज़ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये कहना बिल्कुल सटीक होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, ठीक है। देखो, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है जिससे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिससे कोऑर्डिनेट सिस्टम जुड़ा हुआ है। वो देखता है, मैं यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा हूँ इस कार को, ठीक है, मान लो मैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूँ, ठीक है, मैं वो ऑब्जर्वर हूँ जो इस कार को नोटिस कर रहा है। एक 5 सेकंड बीत गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, कार वहीं पे खड़ी है, ठीक है, कार वहीं पे खड़ी है। अब दूसरी सिचुएशन देखो, अब कार चलने लगी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहीं पर है,
फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि मैं यहीं पर हूँ, कार चलने लगी, कार ने अपनी अपनी ये सारी चीज़ें बदली है, डिस्प्लेस हुई है, वेलोसिटी आई है उसमें कुछ, ये एक्सेलरेशन आया है, उसकी स्टेट भी बदल गई है, ठीक है। अब मैंने फिर से गिना 1 2 3 4 5, तो कार का तो सब कुछ बदल गया, ठीक है, बट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुछ चेंज आया? कुछ भी चेंज नहीं आया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो हम कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है FOR इज इंडिपेंडेंट ऑफ समय। समय का फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। ओहो, थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने। टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समय जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। फिर टाइम डिपेंड नहीं करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ठीक है, जबकि हमारा डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक्सेलरेशन, स्टेट ऑफ मोशन, वेलोसिटी, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती हैं, पर टाइम जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन और उसको मैंने समझाने का प्रयास करा, ठीक है। अब आगे देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसकी डेफिनेशन किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है और किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। टाइम, ठीक है, टाइम डिपेंड नहीं करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ये सारी चीज़ें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो ये था फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इंट्रो। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे आगे, टाइप्स देखेंगे अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, ठीक है। तो हम जो जनरल में फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं ना, हम कोऑर्डिनेट, क्या हो गया मुझे आज, कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है, जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है XYZ वाला, उसको लेते हैं हम, ठीक। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के देख लेते हैं टाइप्स। हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमारे होते हैं दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा जो होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की खास बात क्या होती है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की खास बात ये होती है कि ये जो है एक्सेलरेटेड नहीं होता है, नॉट एक्सेलरेटेड, ठीक है। या तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में होगा या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, यानी कि वो एक्सेलरेटेड नहीं होगा। और दूसरा, ये फॉलोज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जो न्यूटन्स लॉ है हमारे मोशन के जो न्यूटन के नियम हैं, न्यूटन के सिद्धांत, उनको ये फॉलो करता है। इसका एग्जाम्पल देख लो, एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है जो कार चला रहा है, ठीक है, ये उसका स्टीयरिंग, ये कार चला रहा है, ये कार को चला रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, इन ए स्ट्रेट लाइन। ये एक सीधी रेखा में या सीधी रोड पे कार को चला रहा है, या ठीक है, एक आदमी है वो ट्रेन चला रहा है, ट्रेन के स्ट्रेट ट्रैक पे, ठीक है, और यूनिफॉर्म स्पीड से चला रहा है, यानी एक्सेलरेशन उसमें नहीं है, तब वो न्यूटन के तीनों नियमों का पालन करेगा, ठीक है। तो वो कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा? इसके साथ जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड होगा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। तो दूसरा क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ये इसके बिल्कुल विपरीत चलता है।
तो यानी कि ये एक्सेलरेटेड होगा, ठीक है, ये एक्सेलरेटेड होता है। और दूसरा, डज नॉट फॉलो, क्या चीज फॉलो नहीं करता है? न्यूटन्स लॉ। ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो, फिर से वही आदमी है, वही गाड़ी है, रोड अभी भी स्ट्रेट है, ठीक है, पर अब एक चीज, वो गाड़ी को एक तो यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चला रहा है, वो धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ा रहा है या कभी घटा रहा है, कभी तेज चल रहा है, कभी स्लो चल रहा है, कभी तेज चल रहा है, कभी स्लो चल रहा है। तो यानी कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म ना रह के वो नॉन यूनिफॉर्म हो गई या वेरिएबल स्पीड हो गई, ठीक है। वेरिएबल स्पीड जब हो गई तो वो अपने आप ही किसमें आ गया? एक्सेलरेशन में, ठीक है, या वेरिएबल वेलोसिटी को कहते हैं। और वो जैसे ये रोड सीधी है, ठीक है, पर वो कार कैसे चला रहा है? ये साम बना के, ठीक है। वो कहते हैं ना कि भाई वो 13-14 साल के लड़के ने साम बना दी थी गाड़ी की, ठीक है। साम मतलब रोड तो सीधी है, वो सीधा जा सकता था, पर वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चला रहा है, ये समझ लो, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और स्पीड भी चेंज हो रही है। जब स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होती है, यानी हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस तरीके का ये तो एग्जांपल हो गया। और इसके इस कार के साथ जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड होगा, उस आदमी जो ऑब्जर्वर है उसके साथ जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या उसके साथ जो कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड होगा, वो होगा हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक, क्लियर? ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं देखूं बोर्ड में भी क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अभी के लिए इतना ही है तुम्हारे पास, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज नॉट एक्सेलरेटेड एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर फॉलोड, not accelerated or Newton's laws of motion are followed, and non-inertial frame of reference is that which is accelerated, ठीक है, and in these the laws of motion are not followed, ठीक है। इसमें न्यूटन्स के लॉ फॉलो नहीं करता। दोनों का मैंने एग्जांपल दिया है एक एक। अच्छा, अब इसका एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है। चरखी, चरखी बैठी और मैरी गो राउंड बोलते हैं। मैरी गो राउंड में क्या होता है? ऐसा गोल सा होता है, इसमें यहाँ घोड़े लटके हुए होते हैं, ठीक है, घोड़े लग भी रहा है ये, ठीक है, ऐसे घोड़े लटके हुए होते हैं, ठीक है, जो भी है ये, ठीक है, गोलाई में, और वो घोड़े गोल गोल घूम रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? घोड़े गोल गोल घूम रहे होते हैं। अब देखो, पहले ये मैरी गो राउंड रेस्ट पे था, पहले ये मैरी गो राउंड रेस्ट पे था। तो घोड़ों का मोशन देखो, वो 2 डायमेंशन में अगर हम देखेंगे, अगर ये घोड़ा यहाँ पे था तो ये 2 डायमेंशन में ऐसे गोल घूमेगा। वैसे तो ये ऐसा घूमना चाहिए ना 3 डायमेंशन में। तो देखा है तुमने मैरी गो राउंड? मैरी गो राउंड वो नहीं होता क्या, जिसमें घोड़े लटके होते हैं चारों तरफ, और वो घोड़े यूँ गोल गोल घूमते, उनमें बच्चे बैठते हैं, बच्चों के माता पिता भी बैठ जाते हैं कभी कभार, ठीक है। मैं जब बैठा था ना घोड़े पे तो मेरा बड़ा बुरा सा एक्सपीरियंस है। वो गए तो मैं बड़े मन से था, पर जब घोड़े में बैठा तो क्या होता है, वो ऐसा लगता है कि वो हमको बाहर को धकेल रहा है, ठीक है, सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि हम बाहर को जा रहे हैं। तो मैंने घोड़ा बताऊँ कैसे पकड़ा था। एक पीछे मेरी बहन बैठी थी, पीछे वाले उसमें, ठीक है, जो पीछे वाला हॉर्स था, और आगे वाले में मैं बैठा था। तो मैंने एक हाथ से उसकी मुंडी पकड़ रखी थी और एक हाथ से उस घोड़े की पूंछ पकड़ रखी थी, और मैं यूं उल्टा अपनी बहन को देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आगे देखूं। मैं इतना डरा हुआ था कि मैं क्या बताऊँ, बड़ा ही बुरा एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैं कभी नहीं बैठा, ठीक है। तो मेरा चरखियों के साथ बड़ा ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है, हमेशा से बड़ा बुरा अनुभव रहा है, ठीक है। ड्रैगन हो गया, ऐसे ही ड्रैगन में भी हुआ मेरे साथ। ड्रैगन हो गया, और वो सबसे बड़ा चरखा जायंट व्हील जिसको बोलते हैं, उसका तो क्या ही बताऊं, ठीक है। पर चलो, अनुभव करा है, ठीक है, चाहे अच्छा हो या बुरा, अनुभव होना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये देखो, फिर से आ जाओ घोड़े पे, ठीक है। तो ये जो घोड़ा जो है, ठीक है, अब देखो, जब ये मैरी गो राउंड शुरू होगा, अभी ये रेस्ट पे है, जब घोड़ा यहाँ पे पहले धीरे से बढ़ा, फिर उसकी स्पीड हल्की तेज हुई, तेज हुई, तेज हुई, ठीक है, ठीक है। अब देखो, वेलोसिटी
क्या होता है, वेलोसिटी होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन, अगर उसके साथ डायरेक्शन भी एसोसिएटेड है तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। अगर पहले तो यही समझो तुम, सिंपल एग्जाम्पल, पहले धीरे धीरे बढ़ा और अचानक से इसकी स्पीड तेज हो गई, ठीक है, स्पीड तेज होने लग रही है, ये और तेज घूम जा रहा है और तेज घूम रहा है, तो क्या हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ रही है, और साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन भी हर बार चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है और स्पीड भी बढ़ रही है, तो हम क्या कहेंगे वेलोसिटी इसकी वेरिएबल है। वेलोसिटी वेरिएबल है मतलब एक्सेलरेशन है। तो अगर मैं एक घोड़े के साथ अपना मतलब अगर मैं इस पे बैठ के दुनिया को ऑब्जर्व करूं, ठीक है, अगर मैं इस पे बैठ के दुनिया को ऑब्जर्व करूं, तो मैं उस टाइम क्या हो जाऊंगा, मैं ही उस टाइम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाऊंगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन में है, तो ये न्यूटन के लॉ भी फॉलो नहीं करेगा, न्यूटन के लॉज भी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो, अगर ये सेम स्पीड से भी घूम रहा है तो भी डायरेक्शन तो बदल रही है ना, सेम स्पीड से घूमने के बावजूद उसकी डायरेक्शन बदल रही है, और डायरेक्शन अगर बदल रही है तो ये वेरिएबल वेलोसिटी है, यानी कि एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो मैरी गो राउंड, ये जो घोड़े वाला ये जो भी चरखा होता है, ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है, होता है, ये मान लो, ठीक। तो ये था तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इंट्रो। अब इसके बाद जो है हमारे पास न्यूटन्स लॉज आते हैं, ठीक है, तो इसे मिटा दूं, नोट करते रहो, ठीक है, और जो दिक्कत आती है पूछते रहो। अब अगला देखो, न्यूटन्स लॉ शुरू करेंगे, ठीक है। सर न्यूटन्स लॉ तो हमें याद है, ठीक, बहुत अच्छी बात है, याद है तो, ठीक है। अब देखो तुम, न्यूटन्स लॉ देखते हैं। न्यूटन का पहला लॉ पढ़ने से पहले हमें पढ़ना चाहिए इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, ठीक है सर, इनर्शिया होता है, हमें पता है पर आप भी बता दो, ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें इनर्शिया क्या होता है। इनएबिलिटी या किसी भी वस्तु की असमर्थता अपनी स्थिति को बदलने की, उसको हम इनर्शिया कहते हैं, या जड़त्व, ठीक है, जड़त्व कहते हैं इसे, ठीक है, हाँ जड़त्व ही कहते हैं। कोई भी वस्तु असमर्थ होती है अपनी स्थिति बदलने के लिए, तो उसके इस ही गुण को, उसके इस ही असमर्थता को हम कहते हैं जड़त्व, ठीक है, या इनर्शिया, ठीक है। सर ये तो हो गया शुद्ध हिंदी में, अब बता दो इंग्लिश में। इनएबिलिटी, क्या, इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट, ठीक है। कोई भी वस्तु है, कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अपनी स्टेट को चेंज करने में इनेबल होता है या कैपेबल नहीं होता है, ठीक है, असमर्थ होता है, वो अनेबल, ठीक है, इनेबल, अनेबल होता है, अनेबल मतलब UNABLE, UNABLE मतलब कि भाई वो नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पाता अपनी स्टेट को चेंज, खुद से वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाता। इसी इनएबिलिटी को, इसी असमर्थता को, उसकी इसी फेलियर को उसके हम नाम देते हैं इनर्शिया। ये उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये हर एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब इनर्शिया, चलो ठीक है सर, प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई, ये किस वजह से होती है, क्या कारण है इसका, ठीक है। ये मान लो कोई बुक है जिसको हमने टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, कोई बुक है टेबल पे रखा है, कभी देखा है बुक खुद से उठी, चल के आगे चली गई, खुद से उठी, पैर उठाए और चल के, चलते हुए नहीं आगे, और यहाँ से खिसक के यहाँ पे आ गई। ओ सर, देखा है भूत वाली फिल्मों में, असल जिंदगी में, रियल जिंदगी में, कल्पना में नहीं, असल जिंदगी में, ठीक है। अब बोलेंगे कि बहुत सारे सर हमने तो असल ज़िंदगी में देखा है, भूत वाकई में होता है, तो बुक भी चल के गई, खैर ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखो तुम, तो कोई भी बुक जो है अपनी स्टेट को चेंज करने में असमर्थ होती है, ठीक है। यहाँ पे ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, कभी देखा है गाड़ी खुद आगे बढ़ रही है, हाँ सर, एक बार ढलान में
देखा था, गाड़ी का ब्रेक नहीं लगाया था, हैंड ब्रेक नहीं लगाया था, मैं गाड़ी से उतरा और गाड़ी खुद चलने लगी। ठीक है, खैर वहाँ पे तो उस पर फोर्स एक्ट कर रही थी। अब देखो यहाँ पे भी फोर्स एक्ट कर रही है, पर क्या ये मूव कर पा रही है? तो बुक नहीं मूव कर पा रही है। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इसका इनर्शिया। तो ये किस चीज़ की वजह से मूव नहीं कर पा रही है? अपने मास की वजह से। अपने किसकी वजह से? मास की वजह से। ठीक है, तो इनर्शिया किस चीज़ की वजह से होता है? इनर्शिया हमेशा होता है मास की वजह से। जब तक बॉडी में मास रहेगा वो मूव नहीं कर पाएगी। ठीक है, आगे ये बात समझ में। इनर्शिया जो है किस वजह से होता है? मास की वजह से। ठीक, क्लियर ये बात? तो अब देखो, तो मुझे इसको मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको मूव करने के लिए किताब को धक्का लगाना पड़ेगा। किताब को जब मैं धक्का लगाऊंगा, तो पहले मैं धक्का लगाता हूँ, किताब ने हल्का सा धक्का लगाया, नहीं बढ़ती है। फिर और ज़्यादा धक्का लगाया तब भी नहीं बढ़ती, फिर और ज़्यादा धक्का लगाया तो भी नहीं बढ़ती। पर जैसे ही मैं इसके बाद धक्का लगाया तो किताब बढ़ने लगी। ठीक है, किताब बढ़ने लगी। ठीक है, तो फोर्स से हमारा ये इसकी स्टेट हम चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स से हम इसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मास और ज़्यादा होता बुक का, ठीक है, थोड़ी और ज़्यादा भारी बुक है तो और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती, और ज़्यादा भारी बुक होती तो और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती। तो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है मास का। ठीक है, इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर ये बात? आगे होगा समझ में। ठीक है, तो ये चीज़ भी तुम्हें समझ में आ गई कि इनर्शिया मास की वजह से होता है। ठीक है, जड़त्व तो जो है मास की वजह से होता है, और उसको अगर हमें स्टेट चेंज करनी है बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आगे। इनर्शिया तो इनर्शिया हम कह सकते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहेगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये कहता है कि कोई भी बॉडी है वो अपने रेस्ट की स्टेट में ही रहना चाहती है। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहेगा? कोई भी बॉडी जो है मूव कर रही है वो अपनी मोशन की स्टेट में ही रहना चाहेगा। ठीक है, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? कोई भी बॉडी जो है एक डायरेक्शन में चल रही है वो उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी, या ठीक है, उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। तो इनर्शिया हमने 3 तरह का बोल दिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वो खुद से अपनी ना तो रेस्ट की स्टेट चेंज कर सकता है, ना ही मोशन की स्टेट चेंज कर सकता है, और ना ही अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं इनर्शिया, 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया को क्या हम नाप सकते हैं? तो वो हम मास की वजह से ही नाप सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। तो हम कह सकते हैं मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। मास किसका मेजर है? इनर्शिया का। ठीक है, मास ही है, मतलब इनर्शिया को अगर नापना है तो मास को नाप लो। ठीक है, तो वही उसका इनर्शिया हो जाएगा एक तरीके से। ठीक, अब और कुछ देखो मैं इनर्शिया में जो कुछ रह गया हो, नहीं। ठीक है, तो इनर्शिया हो गया। अब आगे इनर्शिया पढ़ लिया, तो अब आ जाते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ में। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अपनी स्टेट ऑफ मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, या फिर वो किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो अपनी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा जब तक
जब तक उसमें कोई बाहरी फोर्स ना लगे, कोई बाहरी बल ना लगे, तब तक वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा और अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। ठीक है। इफ एनी बॉडी, या इफ हटा देता हूं, एनी बॉडी, कोई भी बॉडी इन रेस्ट will continue to be, anybody at rest, at आना चाहिए था वैसे ना, at rest will continue to be at rest, at rest, ठीक है, and or if in motion, या तो अगर वो मोशन में है, will continue to be in motion, ठीक है, मोशन, और हम ये भी कह सकते हैं इफ मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, will continue to be in that direction, उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, will continue to be नहीं, to move in that direction, ठीक है, until unless an external force acts on it, ठीक है। एनी बॉडी एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, और इन मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन, और इफ मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विल कंटिन्यू टू मूव इन दैट डायरेक्शन until unless an external force acts on it, ठीक है। वो अपनी रेस्ट में ही रहेगा, अपनी स्टेट में ही रहेगा जब तक उसमें कोई बाहरी फोर्स एक्ट नहीं करता है, जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। यहां पर मैंने एक चीज छोड़ दी है, वो है यूनिफॉर्म मोशन। इन यूनिफॉर्म मोशन आना चाहिए था यहाँ पे। यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, एक जैसा मोशन, ठीक है, until unless an external force acts on it, ठीक है। ये है हमारे न्यूटन का पहला नियम, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, a body will retain its inertia, या continue to be in its state retain its inertia नहीं होगा, a body will remain in its state until unless an external force acts on it, ठीक है। तो ये था न्यूटन का पहला लॉ, ठीक है। इसमें 3 लॉज हम कह सकते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, फिर लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। उन तीनों लॉ का को समाहित करके हमारा ये न्यूटन का पहला लॉ बनता है, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया से भी जानते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है? इससे हमें रिजल्ट ये मिलता है, कंक्लूजन हमें ये मिलता है कि स्टेट को चेंज करने के लिए स्टेट इज चेंज्ड बाय फोर्स से ही स्टेट चेंज होती है, ठीक है। अगर किसी की स्टेट बदलनी है तो वो फोर्स से ही हो पाएगा, बल से
स्टेट बदलेगी, ठीक है। अब देखो एक बार मैं ये बोल देता हूँ, न्यूटन्स लॉ, ठीक है, क्या है ये, अगर इसको मैं बोलूँ लॉ ऑफ या इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमने देख लिया। अगर मैं इसको बोलूँ लॉ ऑफ मोशन ऑफ रेस्ट, तो लॉ ऑफ मोशन ऑफ रेस्ट क्या कहेगा, वो कहेगा अ बॉडी एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट अंटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, ठीक है। और लॉ ऑफ मोशन ऑफ ये क्या, ये लॉ ऑफ, क्या बोल रहा हूँ मैं, लॉ ऑफ मोशन नहीं होना चाहिए, लॉ ऑफ इनर्शिया, देखो इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया से बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट मैंने बता दिया, ठीक है। अब बताता हूँ मैं लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, वही है, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। और अगर लग जाती है तो वो इनर्शिया चेंज कर देगा। लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, कोई भी बॉडी जो है किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो तब तक वो उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे, ठीक है। जैसे ये इस डायरेक्शन में मूव करता, मैंने यहाँ से फोर्स लगाया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक। एक फुटबॉल है पड़ी हुई, ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, एक फुटबॉल है पड़ी हुई, वो रेस्ट में है, फिर मैंने अपने पैर से उसमें फोर्स लगाई और वो फुटबॉल पे किक मारा तो वो मोशन में आ गई, ठीक है। बॉल आ रही है, ठीक है, बॉल आ रही है उड़ते उड़ते, किसी ने बैट से बॉल को मारा, ठीक है, बॉल आ रही है उड़ते उड़ते, मैंने उसको हाथ से पकड़ा तो मैंने अपने हाथ से फोर्स लगाई तो क्या हुआ, बॉल रेस्ट में आ गई, ठीक है। यानी हमने एक्सटर्नल फोर्स जब जब लगाई है तो स्टेट चेंज हुई है, इनर्शिया चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये था न्यूटन का पहला नियम, ये तुम्हें समझ आ गया है अच्छे से। इस पे बेस्ड क्वेश्चन तुमने 11th-12th में देखे होंगे कि भाई पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, पेड़ को हिलाओ तो उससे फल गिर जाते हैं, फल क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि फल रेस्ट पे थे, हमने पेड़ को अचानक से हिलाया, ठीक है, पेड़ को क्या करा हमने, अचानक से हिलाया तो वो अपनी स्टेट पे ही रहना चाहेगा, ठीक है, क्या, फल अपनी स्टेट में ही रहना चाहेगा और पेड़ अचानक से मोशन में आ जाएगा, तो पेड़ जब अचानक से मोशन में आएगा और फल अपनी स्टेट में ही रहना चाहेगा, वो मूव नहीं करेगा तो वो टक करके अलग हो जाता है और फल नीचे गिर जाता है, ठीक है। ऐसे तुमने कारपेट वाला देखा होगा, एक कारपेट है उसमें धूल मिट्टी लगी पड़ी है, ठीक है, यहाँ पे समझ लो जहाँ पे मेरा हाथ है ना, एकदम इसके सुपरफिशियल लेयर पे जो सबसे ऊपर है वहाँ पर धूल मिट्टी चिपकी हुई है। जैसे ही मैं इस पर यूँ मारता हूँ रॉड से तो ये कारपेट पीछे जाता है, अब वो जो पार्टिकल्स थे ना, डस्ट पार्टिकल्स, वो अपने इनर्शिया की वजह से यहीं आगे पे रह जाते हैं, ठीक है, वो इससे अलग हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखा होगा तुमने, और देखा होगा तुमने भाई बस है, बस में मान लो मैं बस में जा रहा हूँ, ठीक है, बस वाला अभी बस रेस्ट में है, बस वाला जैसे ही गाड़ी आगे चलाना शुरू करता है, ठीक है, जब बस वाला जैसे ही गाड़ी आगे चलाना शुरू करता है तो मैं पीछे को जर्क करता हूँ, ठीक है, मैं पीछे को हो जाता हूँ। वो क्यों होता है, क्योंकि देखो बस भी रेस्ट में थी, मैं भी रेस्ट में था, ठीक है, मैं तो अपनी स्टेट रिटेन करना चाहूँगा, बस ने अपनी स्टेट, बस पे फोर्स लगा इंजन की वजह से तो वो आगे बढ़ी, ठीक है, मेरे पैर इसी के साथ चिपके हुए हैं तो पैर रेस्ट में, पर अपर बॉडी तो ठीक है, हाँ, पैर इसी के साथ चिपके हुए हैं बस के साथ तो वो भी बस के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है, पर अपर बॉडी जो है वो रेस्ट में रहना चाहेगी तो वो पीछे को लीन बैक कर जाते हैं, ठीक है, या फिर आगे जगह, फिर ये समझो, अब देखो बस चल रही है, ठीक है, बस चल रही है और अचानक से उसने ब्रेक मारा, ठीक है, बस ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो नीचे वाली बॉडी, तो ऊपर वाली बॉडी तो अभी भी मोशन में है ना, मतलब उसका इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन की वजह से उस पर इनर्शिया वाला मोशन है, मोशन वाला इनर्शिया है तो वो उसके वजह से बस वो आगे जाने चाहेगी बॉडी पर। जैसे ही बस ने रुकी, ब्रेक से फोर्स लगा तो पैर तो इसके साथ थे तो पैर जकड़े रहे और पैर पीछे कर गए और बॉडी आगे को लीन हो जाती है, ठीक है, लीन फॉरवर्ड। तो ऐसे एग्जांपल्स तुमने देखे होंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के। अब आते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ या रियल लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ। बट उसे करने से पहले हमें जो उसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है वो समझना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट किस चीज का है, ठीक है, टाइम देखें 39:24, ठीक है, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट आता है मोमेंटम का। मोमेंटम को शायद हिंदी में गति मात्रा बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखो मोमेंटम को हम स्मॉल पी से दिखाते हैं।
स्मॉल पी से दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है फॉर्मूला? मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है सर, फॉर्मूला तो हमें भी पता है, मतलब बताओ, अर्थ बताओ। तो मोमेंटम का अर्थ क्या है? देखो, मोमेंटम का रियल मीनिंग होता है कि भाई कोई भी बॉडी है, ठीक है, मोमेंटम इन दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, ठीक है, इन दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, पहले ये समझते हैं, ठीक है, इसको ये समझ लो। बस बहुत ले लिया आज एग्जाम्पल, अब कुछ और लेंगे, ठीक है। बस ले ली, कार ले ली, क्या लें एग्जाम्पल? बस ही लें, बस को दोबारा मौका दिया जाए, ठीक है, बस ही ठीक है यार, ठीक है। ये बस है मान लो 500 किलो की, और एक मिनी बस है मान लो 200 किलो की। दोनों सेम वेलोसिटी से, मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ये भी 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है, चल रही है। तो अब देखो, इन दोनों में से ये 500 किलो की है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ये मिनी बस है, ये 200 किलोग्राम की है और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रही है, ठीक है। तो इन दोनों में से रोकने में किसको आसानी होगी? ठीक है, तो ये देखो 200 किलो की और 50 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है, तो हमारा इंट्यूशन कहता है, हमारा अंतर्ज्ञान ये कहता है कि इस वाली बस को रोकने में आसानी होगी और इस वाली बस को रोकने में थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या ज़्यादा है? ठीक है, मास ज़्यादा है, ठीक है, वेलोसिटी तो सेम है, मास ज़्यादा है। तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं इसका मोशन हमको इसके मुकाबले भारी लग रहा है, इसका मोशन, बड़ी वाली बस का मोशन हमें छोटी वाली बस के मुकाबले ज़्यादा लग रहा है। क्या लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है। तो मैं कहूँगा इसका मोमेंटम ज़्यादा है, ठीक है, इसका मोमेंटम ज़्यादा है। अब एक चीज़ और, ठीक, अब क्या करते हैं, दोनों बस 500 किलो की है, 500 kg, ठीक है, पर इस बार ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है और ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, ठीक है। अब देखो, दोनों का वजन तो सेम है, पर अब हमारा इंट्यूशन क्या कहता है, अब हमारा अंतर्ज्ञान क्या कहता है कि ये 20 किलो जो स्लो आ रही है ना, इसको रोकने में हमें आसानी होगी। ये तेज भी आ रही है, 500 किलो का भी है, ठीक है, तो इसको रोकने में मुश्किल होगी। ये 500 किलो का तो है पर स्लो आ रही है, तो इसको रोकने में हमें कहीं ना कहीं आसानी होने वाली है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो मोमेंटम है वो एक तो हमारा मास पे डिपेंड करता है और दूसरा वो हमारा वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इसीलिए मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल टू mv होता है, ठीक है। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक। ये चीज समझ में आई समझ में? मोमेंटम, ठीक है। अब मोमेंटम, अब देखो, इसको मैं थोड़ा और कोई एक एग्जांपल देता हूँ। एक भारी बॉल है, ठीक है, मान लो पहले तुम प्लास्टिक की बॉल से खेलते थे बचपन में, ठीक है, और कॉस्को की बॉल से या कॉर्क की बॉल से, कॉर्क की बॉल जिसे हम बोलते थे, उससे खेलते थे, ठीक है, या अभी भी खेलते होंगे। तो अगर देखो, अगर तुम तुम एकदम मैच खेल रहे हो, ठीक है, और पहले तुम प्लास्टिक की बॉल से किसी ने वो शॉट मारा, लॉफ्टेड शॉट मारा, उड़ाया, लप्पा मारा, और वो बॉल तुम्हारे पास आने वाली है और तुम उसको कैच करने जा रहे हो, तो प्लास्टिक की बॉल है, तो जब तुम उसे कैच करोगे ना, ठीक है, तो तुम उसे आसानी से कैच कर लोगे और तुम्हारे हाथ पे ज़्यादा असर भी नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि बॉल हल्की है, ठीक है, बॉल हल्की है। तो उसको रोकने के लिए तुम्हें कम फोर्स लगानी पड़ेगी, उसको रोकने के लिए तुम्हें कम फोर्स या तुम्हारे हाथ से कम फोर्स लगेगी उस पर, ठीक है। अब देखो, वहीं पे बॉल दूसरी हो गई, कॉर्क की बॉल हो गई या कॉस्को की बॉल हो गई या पिंक बॉल, वाइट बॉल, ये जो तुम्हारे टेस्ट क्रिकेट में या इंटरनेशनल क्रिकेट में चलती है वाली बॉल हो गई, ठीक है, उसकी तो क्वालिटी अलग होती है, वेट भी ज़्यादा होता है। अब तुम उससे खेल रहे हो, फिर से किसी ने लप्पा शॉट मारा और तुम उसको पकड़ने जा रहे हो, तो जब तुम उसे पकड़ोगे ना, ठीक है, अगर तुम एकदम से यूं पकड़ते हो
तो तुम्हारे हाथ पे बहुत ज़्यादा दर्द होगा। और प्लास्टिक वाले तुमने एकदम से यूं पकड़ी थी और हाथ पीछे नहीं खींचा था, तब तुम्हारे हाथ में कम दर्द होगा। ठीक है, तो मोमेंटम किसका ज़्यादा है? मोमेंटम बाद वाली बॉल का ज़्यादा है, यानी कॉर्क की बॉल या कॉस्को की बॉल, जो हम जिससे क्रिकेटर वगैरह खेलते हैं। क्रिकेटर कौन सी बॉल से खेलते हैं? कॉस्को की खेलते हैं। कॉस्को की बॉल से तो हम खेलते थे, ठीक है। वो लेदर की बॉल से खेलते हैं, लेदर की बॉल, ठीक है। तो उसका, तो उससे हाथ पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ज़्यादा असर पड़ेगा, है ना। तो हमको किसको रोकने में आसानी होगी? प्लास्टिक वाली बॉल को। क्यों? क्योंकि उसका क्या कम है? उसका मोमेंटम कम है, उसकी गति मात्रा कम है, ठीक है। और जो लेदर की बॉल है उसका क्या ज़्यादा है? उसका मोमेंटम ज़्यादा है, उसकी गति मात्रा ज़्यादा है। तो अब तुम ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल तुमने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, ये तो नहीं करा होगा खैर, है ना। तो ये थी मोमेंटम की कहानी, ठीक है। तो एक चीज़ तुम्हें समझ में आ गई, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज़्यादा है तो उसको रोकने के लिए फोर्स ज़्यादा लगेगी, है ना। उसको रोकने के लिए फोर्स ज़्यादा लगेगी। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कम है तो उसको रोकने के लिए फोर्स कम लगेगी, ठीक है। ये दो चीज़ें तुम्हें क्लियर हो गई, ठीक। अब इम्पैक्ट ऑफ फोर्स एक टर्म आता है, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, या ऐसी फोर्स, इम्पल्स कहते हैं, जो ऐसी फोर्स जो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट करती है, उसको इम्पल्स कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये कील लिया और इसको मैं हथौड़े से ठोकता हूँ, तो इतने से एरिया पे, बहुत कम एरिया पे वो बहुत ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रही है ना, तो उसको हम इम्पल्स कहेंगे, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ फोर्स की बात चल रही थी, ठीक है। तो अगर देखो, वही लेदर की बॉल आई भारी वाली, और मैं अगर एकदम यहाँ पे पकड़ता हूँ तो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी, बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी। पर अगर मैं उसे कैच करते करते अपने हाथ को थोड़ा नीचे ले आऊँ तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स कम होगा। क्या कम होगा? इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो हमको कम फोर्स लगानी पड़ेगी, एक तरीके से समझ लो ये हमारे हाथ पे कम दर्द होगा, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स हमने यहाँ पर लोअर कर दिया, ठीक है। ये चीज़ भी तुम्हारे समझ में आ गई, ठीक। या फिर अब देखो, ये भी तुमने देखा होगा बचपन में, जब तुम कभी मिस्टेक करते थे स्कूल में, तो टीचर क्या होता था? डंडे से हाथ में मारता था, डंडे से हाथ में मारता था, है ना। या अध्यापिका ज़्यादातर ये करती थी। तो जैसे अगर हम हाथ एकदम इंटैक्ट रखेंगे वहाँ पे, और टीचर ने ये हाथ में मारा, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। अगर हम टीचर के मारते मारते अपने हाथ को थोड़ा नीचे ले आए, लोअर कर दें हाथ को, तो कम दर्द होता था कि नहीं होता था, है ना, कम हो जाता था, क्योंकि इम्पैक्ट ऑफ फोर्स क्या हो गया? कम हो जाता था, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ फोर्स हो जाता था कम। तो हम कह सकते थे कि फोर्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? मोमेंटम के। फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? मोमेंटम के। यही नियम है न्यूटन का सेकंड लॉ। यही क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ। ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूं, ठीक है। न्यूटन्स सेकंड लॉ is also called real law of motion। रियल लॉ ऑफ मोशन, इससे हम अपने बाकी के दो लॉ निकाल सकते हैं, इसलिए इसको हम रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, ठीक है। लेंथ देखें वीडियो की 48 मिनट्स, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ, रियल लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the external force। कौन सी फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि मोमेंटम के बदलने की दर, मोमेंटम के बदलने की दर, ठीक है। अगर एक्स चेंज होता है, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज को हम किससे दिखाते हैं?
dx/dt से, ठीक है। अगर मोमेंटम चेंज होगा तो उसको किससे दिखाएंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम टाइम के साथ साथ बदल रहा है, मोमेंटम टाइम के साथ साथ बदल रहा है, इस टर्म का ये मतलब होता है। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल फोर्स के, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल फोर्स के। अब अगर देखो मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूं तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट लग जाएगा, ठीक है, के एफ, ठीक है। अगर के 1 है, अगर के को हम 1 मान लें तो ये हो जाएगा dp/dt इज इक्वल टू एफ। पी क्या होता है, मोमेंटम हमने अभी पढ़ा, मास इनटू वेलोसिटी, तो d/dt ऑफ mv इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। फोर्स कौन सी, एक्सटर्नल फोर्स, ये एफ एक्सटर्नल हमारा चलते आ रहा है, ठीक है, एफ एक्सटर्नल, ठीक है। d/dt ऑफ mv जब हम करेंगे, d/dt ऑफ mv जब हम करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए था, d/dt ऑफ mv, तो uv रूल लग जाएगा इसमें, uv रूल, फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा dv/dt प्लस dm/dt, ठीक है, dm/dt और v वैसा का वैसा इज इक्वल टू f, ठीक है, f एक्सटर्नल। अब देखो dv/dt का क्या मतलब है, वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। dm/dt क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, ठीक है। मास समय के साथ बदलता है क्या, मास समय के साथ, अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, अभी 8 से 9 बज जाएगा तो मेरा मास चेंज नहीं होगा, इस मार्कर का मास जो अभी है आज से 10 साल बाद भी, या 5 साल बाद भी, या 2 दिन बाद भी, या 1 हफ्ते बाद भी वही रहने वाला है, ठीक है। तो मास को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं मोस्ट ऑफ द बॉडीज जिनको हम जानते हैं उनमें, ठीक है, मोस्ट ऑफ द बॉडीज जिनसे हम डील करने वाले हैं उनमें हम मास को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, ये टर्म 0 हो जाता है, ठीक है, 0 इंटू वी 0, तो ये बच जाएगा m dv/dt इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, ठीक है, m dv/dt इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, ठीक। अब देखो dv वेलोसिटी अपॉन टाइम या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मैं f को इधर लिख रहा हूँ, f एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इंटू ए यानी कि एक्सेलरेशन, इसको हम न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहते हैं, जिसको हम रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है। अब देखो ये टर्म है ना, यहाँ पे तो खैर ये 0 है, यहाँ पे तो खैर ये 0 है, पर देखो एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, ठीक है, उसमें हमने कोयला रखा है, बहुत सारा 100 किलो कोयला, तो कुछ समय बाद वो कोयला जल जाएगा, फिर हमें, ठीक है, कोयला जल के वैनिश हो जाएगा वहाँ से, ठीक है, वेपर वगैरह बन जाएंगी उसकी जो भी है, ठीक है। तो पहले 50 किलो था, ठीक है, थोड़ी देर बाद वो 40 किलो बच गया, फिर 10 किलो बच गया। तो जो सिर्फ ट्रेन का इंजन लो, ठीक है, तो ट्रेन के इंजन का मास जो है वेरी कर रहा है, ट्रेन के इंजन का मास वेरी कर रहा है, तो वहाँ पे dm/dt क्या 0 होगा, नहीं होगा, क्योंकि मास वेरी कर रहा है, ठीक है। ऐसा कोई और एग्जाम्पल, ऐसा और एग्जाम्पल आता है रॉकेट, मोशन ऑफ रॉकेट हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो रॉकेट में भी यही कहानी है, रॉकेट में क्या होता है, बहुत सारा तेल हम भर देते हैं, क्योंकि रॉकेट को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, तो उसमें हम तेल यहाँ से भर के देते हैं, या जो भी फ्यूल वो यूज़ करता है वो हम यहाँ से भर के देते हैं। जैसे ही रॉकेट उड़ने लगता है, ठीक है, जब रॉकेट उड़ता है तो उसके एग्जॉस्ट से यहाँ पीछे से गैसेस, वो तेल बर्न हो जाता है। मान लो इसमें 100 लीटर तेल था, ठीक है, 100 लीटर तो मैंने बहुत कम बोल दिया, ठीक है, बस मान लो, ठीक है, इस रॉकेट को ज़्यादा दूर नहीं जाना, 100 लीटर तेल है इसमें, ठीक है। तो ये जला, गैसेस इसमें, ठीक है, तेल जला, यहाँ से ये बाहर निकला गैसेस के रूप में, बहुत सारी गैसेस के रूप में ये बाहर निकला। तो यहाँ पे क्या होगा, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ये चीज़ आगे बढ़ने लगेगी, ये चीज़ आगे बढ़ने लगेगी, तो ठीक है। और यहाँ से गैस जब निकल रही है तो एक्शन रिएक्शन समझ लो इसे, ठीक है, या क्योंकि मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए तो इसको फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तेल पहले 100 से कम होगा, 90 से 80 ऐसे करके तेल 0 हो जाएगा, तो उसका मास
चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर dm/dt ज़ीरो नहीं होगा। इस प्रॉब्लम को भी हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, जिसको हम रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना था। तो फोर्स यहां से क्या आ गया, एम ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने k को 1 मान लिया था, यहाँ पे हमने क्या कर लिया था, k को 1 मान लिया था। तो यहाँ से क्या हम फोर्स की डेफिनेशन, तो तुम्हें पता है फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, पुश और पुल, उसी को हम फोर्स बोलते हैं। ये तो खैर उसका फॉर्मूला है वैसे, ठीक है। अब फोर्स की यूनिट देखो, फोर्स की यूनिट क्या बन जाएंगे, मास की क्या होता है केजी, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि इसके ऊपर न्यूटन ने काम किया था तो इस यूनिट को हम न्यूटन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, न्यूटन बोल देते हैं। तो क्या इससे हम एक न्यूटन की डेफिनेशन बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, ठीक है। अगर मास 1 किलो है और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो जो उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही होगी वो 1 न्यूटन के बराबर होगी। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज 1 kg एंड एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, देन वी टेक फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है। तो यह हम यूं कह सकते हैं, अगर 1 न्यूटन फोर्स जो है, 1 न्यूटन फोर्स क्रिएट्स an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे न्यूटन की 1 न्यूटन की डेफिनेशन भी बन गई, ठीक है। इसमें इतना ही रहना वाला है। अब आगे देखो थर्ड लॉ, इम्पल्स। मैंने तुम्हें हल्का सा उसका बारे में बताया, इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स एक तरह की फोर्स है जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्ट करती है, ठीक है। इम्पल्स क्या है, एक तरह का फोर्स है जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्ट करती है। हाँ, तो इम्पल्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, इम्पल्स इज अ वेरी लार्ज फोर्स, बहुत ही ज्यादा फोर्स, विच एक्ट्स फॉर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। उसको मैं कह सकता हूँ इम्पल्स। इम्पल्स को हम आई से दिखाएंगे, आई हो गया फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। आई हो गया फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। अगर हमारा टाइम कंटिन्यूस है तो ये हो जाएगा एफ डी टी, और उसका कर देंगे हम इंटीग्रल, ठीक है। एफ डी टी उसको कर देंगे इंटीग्रल। तो इम्पल्स होता है हमारा फोर्स इंटू टाइम, और इसका कर देंगे हम आई इज इक्वल टू एफ डॉट डी टी, ठीक है। इम्पल्स को हम कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना बदलाव आया अपॉन उस टाइम पीरियड में, ठीक है। मोमेंटम में कितना बदलाव आया अपॉन उस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो एफ आई को हम ये भी लिख सकते हैं, फोर्स का एवरेज करा, उससे हमने टाइम की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम को हम लिखते हैं dp बाई डी टी, dp बाई डी टी। डी पी क्या होगा, एम वी टू माइनस एम वी वन, मास तो कांस्टेंट रहने वाला है और ये टी, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम जो किसी टाइम में हुआ है उसको हम मोमेंटम कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मोमेंटम में चेंज किससे आता है, फोर्स से आता है, ठीक है। बॉल को रोकना है, ठीक है, बॉल आई, उसको हमने एकदम 2 से 5 सेकंड में रोक दिया, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम वहाँ पे इम्पल्स कह देंगे, ठीक है। हमने इम्पल्स
वहाँ पर क्रिएट करा। ठीक, एक कील है उसको ठोकी है, तो उसको ठोकने के लिए हमने इम्पल्स क्रिएट करा। क्या क्रिएट करा? इम्पल्स क्रिएट करा, तो उससे उसके मोमेंटम में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो ये देखो dp/dt इज इक्वल टू mv2 माइनस mv1 बाई टाइम। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल तुम्हारे इस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, तुम्हें फोर्स दिया हो, टाइम दिया हो, बोला हुआ मोमेंटम में चेंज निकालो, तो तुम f इंटू टाइम निकाल दो। ठीक है, उसके बाद मास तुम्हें दिया होगा, ठीक है, टाइम तुम्हें दिया होगा v2 माइनस v1। ठीक है, इस फॉर्मूले को रखेंगे, तो हम इन दोनों फॉर्मूले को f इंटू टी इज इक्वल टू mv2 माइनस mv1 अपॉन टी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या पता एफ और टी दिया हो, मास दिया हो, तो V2 और V1। ठीक है, V2 और V1, हाँ ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम निकल जाएगा, चेंज इन मोमेंटम निकल जाएगा। ये चेंज इन मोमेंटम है, V2 और V1 तो नहीं निकलेगा, चेंज इन मोमेंटम निकल जाएगा कि मोमेंटम में कितना बदलाव आया है। तो इस तरीके से इन दोनों को इक्वल करके भी हमारे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो एफ एवरेज, ठीक है, ये dp/dt का कैसे आया। ठीक है, एफ एवरेज को मैं क्या लिख सकता हूँ, dp/dt तुम्हें पता ही है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, एफ एवरेज क्या होगा, आई अपॉन टी। ठीक है, आई क्या है, दरअसल आई यही तो है, चेंज इन मोमेंटम। आई इम्पल्स जो है वो क्या है, चेंज इन मोमेंटम या फोर्स कह लो उसे। ठीक है, तो आई अपॉन टी डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू mv2 माइनस mv1 अपॉन टी। ठीक है, तो ये था तुम्हारा इम्पल्स का कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसी फोर्स होती है जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगती है, और वो क्या करती है, क्या काम करती है, वो बॉडी की स्टेट चेंज कर देती है और बॉडी का मोमेंटम चेंज कर देती है। ठीक है, ये था तुम्हारा इम्पल्स। इम्पल्स के बाद रह गया तुम्हारा लास्ट में न्यूटन का थर्ड लॉ। अब क्या रह गया, न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, इम्पल्स में ये चीज़ भी बतानी थी तुम्हें कि जैसे बॉल आई जिसको मैं कैच कर रहा हूँ, लेदर बॉल है। ठीक है, अगर मैंने उसको यूँ पकड़ा, बहुत कम टाइम में पकड़ा, तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। अगर मैंने उसको यूँ पकड़ा और टाइम ज़्यादा लिया उसको पकड़ने में, हाथ को लोअर किया, 5 सेकंड लग गया इस बार। देखो जैसे बॉल आई, पहले मैंने यहीं भी पकड़ लिया, 1 सेकंड में बॉल को पकड़ ली, तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगी मेरे हाथ से, है ना, बहुत ज़्यादा फोर्स लगी। तो क्या हुआ, वहाँ पर फोर्स ज़्यादा थी, टाइम कम था, फोर्स ज़्यादा थी, टाइम कम था। अब मैं अगर टाइम को बढ़ा दूँ, तो ये बॉल आई, मैंने टाइम को बढ़ाया 1 2 3 4 5 सेकंड में उस बॉल को कैच करा, तो क्या होगी कहानी, इस बार कहानी ये हो जाएगी, जैसे ही मैंने ये करा तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी और मेरे हाथ पे कम असर पड़ेगा। ठीक है, हमने इम्पल्स को घटा दिया। अब आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ पे और रैप करेंगे इस वीडियो को। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction। ठीक है, हर एक एक्शन के लिए, हर एक क्रिया के लिए कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, मैंने इस बोर्ड पे फोर्स लगाई, बोर्ड ने भी बराबर, ठीक है, बोर्ड ने भी बराबर फोर्स मेरे पे लगाई। देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर वो बराबर फोर्स लगा रहा है मेरे पे, तभी तो हम मूव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं इस मार्कर पे फोर्स लगा रहा हूँ अभी तक, क्योंकि ये इस हाथ का सपोर्ट है इसको, तो ये भी मेरे पे बराबर फोर्स लगा पा रहा है। अगर मैं इस हाथ से फोर्स कम कर दूं तो ये मार्कर उस तरफ को जाने लग गया, है ना, तो इस बार इक्वल नहीं हुआ तो वो चल पड़ा। ठीक है, तो हर एक एक्शन के लिए एक उतना ही, उसी के बराबर और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसको मैं यूं लिख सकता हूं, फोर्स ऑन वन बाय बॉडी 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन बॉडी 2 बाय 1। ठीक है, फोर्स ऑन 1 बाय बॉडी 2, जो बॉडी 2 है, ठीक है, फोर्स इसको याद कैसे करना, ऑन 1 बाय बॉडी 2,
जो पहली बॉडी पे दूसरी बॉडी द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो बराबर होगा किसके, फोर्स ऑन बॉडी 2/1, जो दूसरी बॉडी पे पहली बॉडी के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है उसके, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन इस, ठीक है। तो ये जो दो बॉडी है ना, ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। कुछ एक्शन रिएक्शन पेयर देख लेते हैं। ये टेबल है, टेबल के ऊपर बुक है, ठीक है। बुक टेबल को नीचे दबा रही है और टेबल बुक को, टेबल क्या कर रहा है, बुक को ऊपर पकड़े रख रहा है। बुक टेबल को नीचे दबा रही है और टेबल बुक को ऊपर पड़ रहा है, पकड़े रख रहा है। तो ये क्या बन गया, एक एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक। और एक्शन रिएक्शन पेयर देखने हैं। बुक और टेबल हो गया, ठीक। बुक और टेबल का हो गया ना, ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। ये है, इसका वैसे बोट और मैन का होता है, ठीक है, बोट और वुमेन, बोट और गर्ल ले लो, ठीक है। जब एक आदमी है, ठीक है, ये बोट है, मान लो ये क्या है, तुम्हारी बोट है, ठीक है। अब जैसे आदमी जब इससे उतरेगा तो अपने पैर से इसको धक्का देगा, इस तरफ पैर से इसको धक्का देगा, ठीक है। ये बोट भी उस पर उतना ही फोर्स लगा के उस आदमी को आगे धकेलेगी। ये बोट भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगी और आदमी आगे को आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है। ग्राउंड और फुट का देख लो, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये तुम्हारा फुट है, ठीक है। तो फुट ने ग्राउंड को पीछे को दबाया, फुट ने ग्राउंड को पीछे को दबाया, तो ग्राउंड ने भी फुट पे उतना ही फोर्स लगाया आगे को और अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तब जाके वो आगे बढ़ता है आदमी, ठीक है। तो ये 3 एक्शन रिएक्शन पेयर मैंने बताया, न्यूटन का थर्ड लॉ बताया। बस इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी हो गया, एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया, बुक टेबल हो गया। हाँ, अब एक चीज़ बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स में, ठीक है। ये कोई कार है, एक आदमी इसके अंदर है, ठीक है। ये कार रेस्ट पे है, कार क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। तो कार रेस्ट पे है, तो ये आदमी ना, ये आदमी जब कार को अंदर से धक्का देगा, अंदर से धक्का देगा, ठीक है, जब ये कार को अंदर से धक्का देगा तो कार बढ़ती क्यों नहीं है, तो कार बढ़ती क्यों नहीं है, ठीक है, ठीक है। जब ये आदमी अंदर से धक्का दे रहा है, ठीक है, तो स्टीयरिंग के लिए तो एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। देखो, इसने स्टीयरिंग पे फोर्स लगाया या कार का जो डैशबोर्ड होता है आगे, उस पर फोर्स लगाया, तो इसके हाथ ने उस पर फोर्स लगाया, डैशबोर्ड ने इस पर वापस फोर्स लगाया, ठीक है। इसने अपने हाथ से डैशबोर्ड पे फोर्स लगाया और डैशबोर्ड ने इसके हाथ पे वापस फोर्स लगाया, तो ये दोनों तो आपस में अंदर से एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहे हैं, ठीक है। पर कार के ओवरऑल मोशन के लिए, पूरी कार के मोशन के लिए एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन पेयर कार के लिए कब बनेगा, ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। जब ये कार ग्राउंड पे फोर्स लगाएगी और ग्राउंड इस कार पे फोर्स लगाएगा, तो ही ये कार आगे बढ़ पाएगी, ठीक है, तो ही ये कार आगे बढ़ पाएगी, है ना। ये कार को ग्राउंड ने रोक के रखा है, ठीक है। जब ये कार तो ग्राउंड पे लगा ही रही है फोर्स, पर ग्राउंड कार पे कब फोर्स लगाएगा, ग्राउंड कार पे कब फोर्स लगाएगा, जब यहां पर कोई आदमी आएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या सीन होता है, इस आदमी ने अपने हाथ इस पे लगाए हैं, ये कार को आगे धक्के देने की कोशिश कर रहा है, तो पहले ये आदमी अपने पैर से ग्राउंड को क्या करेगा, पीछे दबाएगा, फिर ग्राउंड इसके पैर को आगे दबाएगा, यानी ग्राउंड फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इस आदमी को। अब वो फोर्स ट्रांसफर हो रहा है कार में, तब जाके कार रिलेटिव मोशन कर पाएगी, तब जाके कार ग्राउंड के रिलेटिव मोशन कर पाएगी और कार चल पड़ेगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं जब मैन अर्थ पे फोर्स लगाता है, ठीक है, जब मैन, ओहो
ठीक है, जब मैन अर्थ पे फोर्स लगाता है तो अर्थ मैन के पैर पे फोर्स लगाती है और उसी फोर्स को वो कार पे ट्रांसफर करता है। पर यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, यहां पर कार के अंदर अर्थ इस पे फोर्स नहीं लगा पा रही है कार पे। जब ये आदमी कार के अंदर बैठा है तो अर्थ इस पे फोर्स तो लगा नहीं पा रही है ना कार पे, तो ये कैसे चल पड़ेगी, आई समझ में। इसको मैं एक बार इंग्लिश में बोल देता हूँ, ठीक है। व्हेन मैन एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अर्थ, ठीक है, देन अर्थ गिव्स अ रिएक्शन फोर्स एंड बॉडी कनेक्टेड विद कार मूव्स फॉरवर्ड, ठीक है। तब जब ये जो बॉडी है जो कार के साथ जुड़ी हुई है वो फॉरवर्ड बढ़ेगी, तो ये फॉरवर्ड बढ़ेगी तो इस कार पे जो इसने हाथ लगाया है वो भी फॉरवर्ड बढ़ेगा और कार एज अ रिजल्ट आगे बढ़ेगी, ठीक है। पहले केस में क्या होता है, अ मैन सिटिंग इनसाइड अ कार अप्लाइज अ फोर्स ऑन अ कार बट कार डज नॉट मूव। क्यों? ही अप्लाइज फोर्स ऑन कार इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड कार अप्लाइज फोर्स ऑन हिम बैकवर्ड डायरेक्शन एंड इट कैंसल्स द इफेक्ट, नेट इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ठीक है, इसने भाई जैसे मैंने बताया डैशबोर्ड में आगे फोर्स लगाई, ही अप्लाइड फोर्स ऑन द कार फॉरवर्ड और कार ने उस पर फोर्स लगाई बैकवर्ड, नेट इफेक्ट क्या हो गया, कैंसिल। बट इन दिस केस, ठीक है, इसने जब ये सिर्फ, ठीक है, इस केस में क्या हुआ, इसने ग्राउंड पे फोर्स लगाई, ग्राउंड ने इसके पैर पे फोर्स लगाई और वो फोर्स ट्रांसफॉर्म होकर कार पे गई और कार तब आगे बढ़ने लगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम पूछी जाती है कई बार, तो उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को रखेंगे इतना ही, न्यूटन्स लॉ के नाम से मैं इस वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है तुम्हें मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। मेरी गलतियां मुझे बता देना, कुछ अच्छा लगा तो वो भी बता देना, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय गुड बाय गया, नमस्ते, थैंक यू।